पहले डीपीपी कर लेते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो डीपीपी नंबर A3, उसमें फर्स्ट का आंसर है सी, सेकंड का आंसर है A3 है, ए, थर्ड का बी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का सब्जेक्टिव है, सिक्स सब्जेक्टिव, सेवेंथ का ए, एट्थ का एट भी सब्जेक्टिव, नाइन्थ सब्जेक्टिव, 10th सब्जेक्टिव। तो ये अभी तो ऑब्जेक्टिव में कितने, 5 ही थे, तो पांचों के पांचों किसके सही है, ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक है, बहुत लोगों के सही है, 4। ठीक है, 3। कितने लोगों ने नहीं सॉल्व किया है? स्वानंद, हिमांशु, क्यों, क्या हो गया था? रीजन बताओ स्वानंद, हिमांशु तुम भी। ठीक है, चलो कोई नहीं। आप क्या कह रहे हो तुम? अच्छा, हाउस शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कोई डाउट? नो सर। सेकेंड, नो सर। थर्ड, नो सर। फोर्थ, यस सर। यस सर। फोर्थ डाउट है। चलो देख लो, यहाँ पे क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3x गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्यूब का सम दिख रहा है, 3 क्यूब का सम दिख रहा है, तो कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाली, सी क्यूब माइनस 3abc। हाँ। तो देख लो यहाँ पे, ये x माइनस ए का होल क्यूब प्लस x माइनस बी का होल क्यूब प्लस x माइनस सी का होल क्यूब माइनस 3x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, इसी की तो वैल्यू चाहिए हमें। तो हम क्या कर लेते हैं, इस x माइनस ए को थोड़ी देर के लिए कैपिटल ए ले लेते हैं, x माइनस बी को कैपिटल बी एंड x माइनस सी को कैपिटल सी, इन तीनों का एडिशन 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और ये कितना आएगा बताओ, कितना आएगा? 3x। ए प्लस बी प्लस 3x। सी 3, अरे सोच समझ के, ए प्लस बी प्लस सी 3x है, तो यहाँ पे ये कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी कितना हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 3x और ये 3x कैंसल आउट हो जाएगा तो 0। और अगर ये 0 होगा तो तुम लोग बताओ, a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी अरे 0 0 लिखेंगे ना 0। सीधा, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है तो, ठीक है। एक क्लियर बार है? रिपीट कीजिए सर। यहाँ पे इसको a, इसको b और इसको c माना, इन तीनों का सम किया, ये a प्लस बी प्लस सी 3x है। तो तुम खुद देख लो, यहाँ पे इस a प्लस बी प्लस सी को उधर लेके जाते तो 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी 0 आएगा। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, ये कैपिटल a प्लस बी प्लस सी। तो अगर ये 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद फिफ्थ,
सिक्स यस सर। क्या नो सर, नो सर, नो सर, कुछ नहीं। सेवेंथ यस सर, 7th और 8th। सेवेंथ में यार प्रूफ इसी वो जो आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू 0, वो कब पॉसिबल होता था बताओ? A equals to B equals to A is equal to B is equal to उसका C. प्रूफ भी हमने देखा है कि ऐसा ही क्यों होता था, क्योंकि वहां पे 3 स्क्वायर का क्या आ जाता था, सम। सम। और वो तभी पॉसिबल होता था जब तीनों स्क्वायर एट अ टाइम 0 हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे देख लो, और हाँ मैंने उसमें एक चीज देखी, जो तुम डिस्कशन वाला ग्रुप है, पता नहीं किसने लिखा था वो, मुझे तो उस टाइम पे बहुत बुरा भी लगा। मैं जो चीजें बता रहा था कल, जो फैक्टराइज करने वाली ये करने वाली, क्या जब एक वेरिएबल वहां पे आ रहा था उसके लिए मैंने बताई थी क्या? नहीं सर। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के लिए ही तो वो चीजें हो रही थी अपनी सारी। तो किसी ने तो ऐसे सॉल्व किया हुआ था, मुझे दिखा वो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस इज इक्वल टू 2 है, तो x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 लिखा है, x माइनस 1 1 हो जाएगा एंड x माइनस 2 2 हो जाएगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4, ऐसे निकाला था। ये तरीका होता है कि इसको करने का? No sir. नहीं सर। किसी ने No तो sir. किया, उसके ऊपर ही टू मैं को देख यूज रहा हूँ टू के चैट चल फैक्टर रही है। देते हैं। अब उस टाइम पे तो चलो मैंने सोचा इसको ग्रुप पे ही देख लेते हैं अभी क्लास में। सिंपल सी चीज है, ये 2 को इधर लेके आ जाएंगे, एक वेरिएबल का अगर कुछ है Minus तो ये क्या हो कट जाएगा, जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो वो वाला रीजन देखा होगा बहुत लोगों ने शायद ये, हाँ यस सर। तो करेक्ट करवाते वहां पे, देख के तुमने भी मान लिया क्या वो सही था फिर? नहीं सर, वो ऐसा कौन करता है, इसलिए छोड़ दो। हाँ, तो ध्यान रखना आइंदा से। सर जैसे आने इसका का मतलब मैसेजेस आते हैं। इसका मतलब तुम क्लास में ध्यान से सुनते नहीं हो, क्लास में अच्छे से सुनते नहीं हो, क्लास को घर जाके रिवाइज नहीं करते, सीधा सीधा रिफ्लेक्ट होता है वहां पे। ये एक्सप्लेनेशन लिखा था किसी चीज का आंसर देके, गुस्सा भी आया था, बुरा भी लगा था, लेकिन ध्यान रखना अब आइंदा से सुनो अच्छे से, जो भी चीजें बताई जा रही उसको। कहाँ पे आए थे हम? ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये x 7th वाले माइनस में। 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर का सम है और वो इक्वल टू 0 दिया है, ये कब पॉसिबल होगा? जब तीनों हुए इक्वल टू बी तो जब इक्वल ये भी Equal. 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए एंड ये भी 0 हो जाए। तो ये पहला वाला 0 हो रहा है x इज इक्वल टू 1 के लिए, दूसरा हो रहा है x इज इक्वल टू 2 के लिए, और ये हो रहा है x इज इक्वल टू 3 के लिए। अब हमें यहाँ पे ऐसा कोई x मिल रहा है क्या जिसके लिए तीनों एट अ टाइम 0 हो रहे हैं? पहला वाला हमने देखा वो 1 के लिए 0 होता है, x इज इक्वल टू 1 के लिए, लेकिन जब हम x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 थोड़ी हो रहा है, ये 0 थोड़ी हो रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 उस पूरे को थोड़ी सेटिस्फाई कर पाएगा। मतलब हमें ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जो तीनों में कॉमन आती है, तो तीनों में कॉमन ऐसी कोई x की वैल्यू है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यूज आएगी x की इसको सेटिस्फाई करने वाली? 0। 0. 0 वैल्यूज। ध्यान रखना, कोई भी ऐसा x नहीं मिलेगा जिसके लिए तीनों साइमल्टेनियसली 0 होंगे, वो अलग अलग x की वैल्यूज के लिए 0 हो रहे हैं। 8th वाला अभी रहने दो, 8th वाला हम देखेंगे जब पॉलिनोमियल वगैरह देखेंगे उसमें कैसे उसको फैक्टराइज करते हैं। 9th, 9th, 10th, सर आप आंसर बता सकते हैं 9th 10th में? 9th का क्या ये, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी सेट? तो एम्प्टी सेट में फर्स्ट है, थर्ड है, फोर्थ एंड फिफ्थ है, एंड 10th में पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू, फिफ्थ
ये तीसरा True. फॉल्स, चौथा ट्रू है एंड फिफ्थ वाला फॉल्स है। ठीक है, तो फिफ्थ वाला फॉल्स कैसे होगा? क्योंकि क्या है फिफ्थ में क्या है, और फर्स्ट वाला भी। दोनों सेट से ना सर फिर अब ये बिलोंग्स टू हम कब यूज करते हैं, और जब जो एक साइड में element में एलिमेंट रहेगा और एक present जब हो। एलिमेंट और सेट में रिलेशन दिखाना है। यहाँ पे एलिमेंट 0 है और ये सेट कैसा है, empty. एम्प्टी। एम्प्टी null नल हम सेट। बोल null सकते हैं कि 0 इसमें बिलोंग करता है, नो नो सर। सर नो गलत सर। है ना ये? तो इसी में तुम्हारा वो फिफ्थ वाले का भी आंसर छुपा हुआ है। अगर मैं वहां पे ऐसा लिखता 0 बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 0, तब तो वो सही था। यहाँ पे इस सेट का एलिमेंट 0 है और 0 बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 0 है, सही है। लेकिन वहां पे क्या बोला गया है, करली ब्रैकेट 0 बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 0, ये तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे अब इस सेट का एलिमेंट 0 है, करली ब्रैकेट 0 नहीं है। ठीक है, सर Okay sir. क्या? सर हाँ, सर क्वेश्चन नंबर 8 में मेरा आंसर तो आ गया, आंसर 3 था सर, पर मेरा आंसर ना 2 और 3 दोनों है। हाँ वो बताऊंगा ना मैं, अभी रहने दो उसको, मैंने अभी रोका है ना, हो जाने दो एक बार पॉलिनोमियल, उसके बाद फैक्टराइज करना है इसको। क्योंकि जब भी प्राइम नंबर बोला जाता है उसका बेसिक तो हमने देख लिया, हमेशा दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होता है। एंड उसके बाद कौन से 4 केसेस बनते हैं बताओ। तो एक दोनों पॉजिटिव, एक बार उसका रिवर्स और फिर माइनस माइनस। अरे दो देखो, नेगेटिव दो एक पॉजिटिव। 1 होना चाहिए और One दूसरा prime. प्राइम नंबर, है ना, ये से बोलो। एक 1 और दूसरा प्राइम नंबर आना चाहिए, ये वाला एक, या तो एक माइनस होना दूसरा माइनस प्राइम। तो इस तरीके से वो 4 केसेस आते हैं, 1 प्राइम, प्राइम 1, -1 माइनस प्राइम एंड माइनस प्राइम -1। ठीक है, लेकिन अभी क्यूबिक को फैक्टराइज करना मेरे ख्याल से नहीं आता होगा तुम लोगों को, कुछ कुछ को आता भी होगा। सबको आता है क्या? नो सर। नो वो सर। फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम के बाद हम देखेंगे। तो ये, और कोई डाउट इस डीपीपी में? सर वो जो प्राइम नंबर्स के जो 4 पेयर से, वो बस प्राइम नंबर को निकालने के लिए यूज होते हैं ना? हाँ, वो प्राइम नंबर मतलब वो कौन सी वैल्यू के लिए प्राइम नंबर आता है उसके लिए। जैसे x की वैल्यू अब निकल जाएगी यहाँ से, उसके लिए वो पूरी टर्म प्राइम नंबर आएगी, उससे जो वैल्यू निकलने वाली है, ऐसा है वो उसका। ठीक है, सर उसके लिए हम सारे पहले फैक्टर्स निकालेंगे और फिर जो हाँ अप्लाई होता हमेशा है वो 2 क्वेश्चन फैक्टर पे के वही होगा प्रोडक्ट के फॉर्म में। अगर 3 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो कोई भी 2 फैक्टर 1 होने चाहिए एंड तीसरा फैक्टर प्राइम नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो कल के लिए डीपीपी नंबर A4 ये होमवर्क है, डीपीपी नंबर A4। ठीक है, ये कंप्लीट कर लेना। यस सर। किसी का कोई डाउट इसमें डीपीपी नंबर 1 में, A4 में, A3 नो सर। नो सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम क्या देख रहे थे, सर आपने क्वेश्चन दिया था होमवर्क। कौन सा था बताओ। सर, फाइंड वैल्यू ऑफ n if n की पावर 4 plus 1 is prime. 4, n की पावर 4 + 4 बोला था। वेयर n इज द इंटीजर। हाँ, वेयर n इज इंटीजर। इंटीजर। हाँ, तो ये दिया था मैंने होमवर्क के लिए, कितने लोगों का आ गया? अथर, मानस, आदित्य, आयुष, ठीक है। क्या किया बताओ तुम लोगों ने, और आंसर क्या आया? आंसर क्या आया तुम लोगों का? सर हिट एंड ट्रायल से किया। -1 √5 √3। अबे इंटीजर है तो √5 √3 कहाँ से बोल सकते हो रे? सोच तुम सर लोग -1 1 और हाँ यही 2 है। ठीक है, अब आते कैसे है वो तो तुमने हिट एंड ट्रायल से निकाला। मैंने तो क्या बोला था, जब भी बोला जाता है कि ऐसे कोई टर्म प्राइम नंबर है
तो उसको हमेशा किस में कन्वर्ट करना होता है? दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पे देख लो, इसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये एन स्क्वेयर है, एन स्क्वेयर का स्क्वेयर, एन ये 2 का स्क्वेयर है कि नहीं? अब मतलब ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है फैक्टर के, इसमें तो अभी ये कन्वर्ट होगा नहीं। हम इसको क्या करेंगे, अब हम कोशिश इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें, ये कोशिश करते हैं, उसके बाद वो दिख जाता है। अब परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बताओ? 4n square minus 4n square. 4n square. 2 इंटू एन स्क्वेयर, मतलब 2 इंटू 2 इंटू एन स्क्वेयर, मीन्स 2a भी देना पड़ेगा ना। ये एक तरीके से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो हमें 2a भी देना पड़ेगा, मीन्स 2 इंटू 2 ये 2 वाला, और ये ए बी 2 इंटू एन स्क्वेयर। अब ये हमने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये देख लो, एन स्क्वेयर का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर प्लस 4n स्क्वेयर माइनस 4n स्क्वेयर। तो ये जो चीज है, पहले वाले 3 टर्म मिलके क्या बना देंगे? n स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर। और इस 4n स्क्वेयर को हम 2n का स्क्वेयर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? यस सर। तो यहां से देख लो, अब ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्म आ गया। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए स्क्वेयर ए प्लस बी मीन्स एन स्क्वेयर प्लस 2n प्लस एन स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 2n एंड एन स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 2n, है कि नहीं? अब दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ये आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, देखना है बस, ये एन स्क्वेयर प्लस 2n प्लस 2, ये एन स्क्वेयर माइनस 2n प्लस 2। यहाँ तो क्लियर है क्या बताओ पहले तो, ये कैसे दो फैक्टर के प्रोडक्ट Yes, के फॉर्म sir. में लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके बाद वो 4 केसेस, एक नंबर 1, दूसरा प्राइम आना चाहिए, इसको 1 ले लेते तो ये प्राइम आना चाहिए उसी n के वैल्यू के लिए। फिर उसके बाद इसको अगर हमने 1 बना दिया, इसको इस पूरे को 1 बना दिया तो वहां से n निकलेगा, उस n के वैल्यू के लिए ये प्राइम आना चाहिए। या तो इसको हमने -1 दिया इस पूरे को, तो वहां से जो n निकलेगा उसके लिए ये पूरा माइनस प्राइम आना चाहिए, या ये माइनस प्राइम तो ये -1। तो पहली वाली केस हम लेते हैं जिसमें n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 को 1 ले लिया हमने फर्स्ट, जिसमें हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये n इज इक्वल टू -1 आएगा, क्योंकि ये n प्लस 1 का क्या है? होल स्क्वायर, है कि नहीं? ये n Yes, प्लस sir. 1 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू -1। एंड फॉर n इज इक्वल टू -1, तुम बताओ ये n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 कितना आ रहा है? One. 5 ना रे, पुट करके देखो ना, -1 5 आ रहा है, -1 का Yes, स्क्वायर sir. 1, -2 इंटू -1 प्लस 2, और ये 2 मीन्स 5 आ रहा है, एक प्राइम नंबर आ रहा है। तो n इज इक्वल टू -1 ले सकते हैं क्या? यस सर। ले लेंगे। Yes, sir. फिर दूसरी केस जिसमें हमने n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 को प्राइम नंबर माना है, मतलब उसको 1 लिया है, तो यहाँ से ये n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, तो ये n माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो n इज इक्वल टू 1 मिलेगा। अब उसके लिए चेक करते हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए ये n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 कितना आता है? तो ये भी 5 आता है, एक प्राइम नंबर आ रहा है, तो ये भी चल जाएगा, इंटीजर भी n, तो ये भी चलेगा, n इज इक्वल टू 1 भी आएगा। अब उसके बाद जो थर्ड केस थी उसमें हमने क्या किया, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 को -1 ले लिया, तो यहाँ से n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3, यहाँ से बताओ n की कोई रियल वैल्यू मिलेगी क्या? अब मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक की थोड़ी बहुत आइडिया होगी तुम लोगों को, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, नो इसका सर। डिस्क्रिमिनेंट देख लो, 4 माइनस कितना आएगा 12 आएगा। लेस देन 12. 0, तो कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है, नो रियल वैल्यू, है कि नहीं? Yes, imaginary मिलेगी। हाँ इमेजिनरी मिलेगी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं, हो गया काम इसका। अगला n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 को हमने -1 ले लिया, तो इसमें भी सेम वही हो जाएगा,
डी लेस देन 0 आ रहा है, नो रियल वैल्यू, तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नो रियल रूट या नो रियल वैल्यू ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि n में क्वाड्रेटिक है ना, नो रियल रूट पॉसिबल, तो उसकी वजह से ये हमें कोई n की वैल्यू नहीं देने वाले हैं, इंटीजर वैल्यू। देयरफॉर फाइनली जो आंसर आएगा n इज इक्वल टू 1 and -1, इस तरीके से वो आता है। क्लियर है अब मेथड से कैसे आया? Yes, sir. Yes, sir. तो जब Yes, भी sir. कोई टर्म हमें प्राइम नंबर दिखानी है, प्राइम नंबर दिखाने हैं, तो उसमें क्या करेंगे, पहले हम उसको दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, एंड फिर वो 4 केसेस, तो वहां पे जो भी वैल्यू पूछी होगी, जो भी वेरिएबल की वैल्यू, वो हम निकाल लेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो लिख लो इसको। सर पिछला पेज। हाँ, सर बोलो। सर संडे के टेस्ट में सर इंटरवल्स भी है, तो इंटरवल्स कब स्टार्ट होगा सर? अभी इसके बाद हो जाएगा, अभी हम वो देखेंगे क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, एंड उसके बाद इंटरवल है। सर इसमें अगर ऑर्डर्स पे पूछा तो? ऑर्डर्ड पेयर के लिए 2 वेरिएबल होने चाहिए ना बेटा, यहाँ पे तो एक ही n है, यही तो तुम लोग सुनते नहीं हो। ऑर्डर्ड पेयर में हम m कॉमा n और n कॉमा इसी तरीके से तो लिखते हैं x कॉमा y, है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाओगे? एक मिनट सर। अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो और a का कोएफिशिएंट बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रहने दो, कोई रियल वैल्यू हमें नहीं मिलने वाली है। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वहां से कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी हमें जो उस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करती है, तो वो गया। ठीक है, ओके सर। अब मैंने एक दूसरी चीज बताई थी, अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा कैसा रहेगा? Positive. पॉजिटिव रहेगा, ये मेरे ख्याल से मैंने बताया हुआ है कि नहीं? सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आई, वापस रिपीट कर सकते हैं? मैंने अब मतलब पता नहीं कब बताया, लेकिन बताया इतना तो याद आ रहा है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है एंड उसमें हायर डिग्री का, मीन्स वो 2 डिग्री वाले का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब आई? सर उसकी वैल्यू ना, हाँ वो क्वाड्रेटिक की वैल्यू ना। हाँ, क्वाड्रेटिक की वैल्यूज वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। सर मैंने वही पूछा था, ए मतलब वो फर्स्ट का ही तुमने बड़ा बोला, बड़े में और पॉजिटिव में डिफरेंस होता है, ठीक है, तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ले लो। सर आप और एक एग्जांपल दे सकते हो क्या इसका? अभी तो काफी इतने हैं, अभी और भी आएंगे, जैसे अभी डीपीपी नंबर 3 में हमने एक छोड़ा हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे जब फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे आज। ठीक है, तो हो गया ये वाला पेज। सर एक मिनट सर, लास्ट में। यस सर।
यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क फ्रॉम सेट्स। मेंस में पूछा जा सकता है, एडवांस में तो नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है अथर। और पहले उसके बाद पॉलिनोमियल के ऊपर जाने के पहले ये बताओ, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस, सारी प्रॉपर्टीज पता है ना इंडाइसेस की? यस सर। सभी लोगों को? सर पता है। यस सर। एक बार बताओ। बताओ। Yes, ये sir. मतलब ये वाली रहे, ए की पावर m प्लस n लिखेंगे, फिर ए की पावर m माइनस पता है n। सर। हाँ ठीक सर, है? यस सर, पता है। Yes, हाँ sir. वो पता है सर। ये सर ये तो पता है। सर वो पता है। पता है ना? आठवें में से है। यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कंपोनेंट और डिविडेंडो। यस सर। यस सर। यस सर। लोगों को पता है? यस सर। यस सर। मतलब इसमें ये होता है ना, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी अगर होता है तो वहां से कंपोनेंडो क्या होता है। मतलब एक तो एक चीज ये कर सकते हैं, ऊपर नीचे अगर हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ये एम ए बाई एम बी, तब भी ये रेशियो सेम रहता है। यहाँ पे एन सी बाई एन डी, तब भी ये सेम रहता है। ऊपर वाले को अगर हम ऐड कर रहे हैं एंड नीचे वाले को भी ऐड कर रहे हैं, तब भी ये रेशियो सेम रहता है। यहाँ पे इन दोनों को भी हम ऐड कर सकते हैं, एम ए प्लस एन सी अपॉन एम बी प्लस एन डी। ये पता है ना? यस सर। यस सर। नहीं सर। तो ये नो जो सर। चाहो तो ये लिख लो। नो सर, नहीं पता है। मतलब ए बाई एम बी, और एन क्या है वहाँ पे? कोई भी पॉजिटिव, कोई भी नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स। ठीक है? अगर हम उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेशियो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही सेम हमने सी और डी में किया, इनसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी गिवन है तब भी वो सेम ही आने वाला है, ऊपर नीचे किसी से भी मल्टीप्लाई करो सेम नंबर से। लेकिन फिर उसके बाद हम ऊपर वाली क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो नीचे वाले को भी ऐड करना पड़ेगा, तो जब तब जाके जो रेशियो आता है वो भी सेम। सर वो ऐसा भी ना कि a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, वो भी है ना कंपोनेंट? क्या क्या? वो भी अभी नहीं, ये तो मैं उसकी बता रहा हूँ, रेशियो की, रेशियो प्रोपोर्शन की पहली प्रॉपर्टी। इसको हम उससे भी प्रूव कर सकते हैं। मान लो हमें ए बाई बी ये प्रूव करना है, तो बहुत सारे जगह पे हमें ये करना पड़ता है, इसको के इक्वल ले लेंगे। हमें इस पूरे को ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी कैसे आता है अगर ये दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक तरीका होता है, इसको हम के इक्वल ले लेंगे। तो के इक्वल लेने के बाद ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के इंटू बी, एंड सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी इंटू के। डी के। तो यहाँ से देख लो, ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, तो ए की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, के इंटू बी, एंड सी की जगह पे के इंटू डी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी। तो ऊपर वाले से के कॉमन आ जाएगा और अंदर में बचा रहेगा बी प्लस डी और नीचे में भी बी प्लस डी। तो ये भी के इक्वल आता है। इसका मतलब उसको हम ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी के इक्वल कर सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। और सेम इसको भी हम उससे प्रूव कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर ऊपर वाले डायरेक्टली अगर करना है, ये सब सारी चीजें नहीं करनी है, तो ऊपर वाले को अगर ऐड कर रहे हैं तो नीचे वाले को भी ऐड करना पड़ेगा। और अगर मान लो इससे नहीं बन रहा है क्वेश्चन रेशियो का, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उनको के इक्वल ले लेंगे एंड फिर वहां से आगे अप्रोच करेंगे। ठीक है? तो ये भी लिख लो इसके नीचे प्रूफ। सर हेडिंग क्या देनी है? क्या हो गया? हेडिंग क्या देनी है? ऐसे ही लिख लो मार्जिन में। और तो मैं तो बता रहा था, पता है या नहीं पता है, चेक कर रहा था। अगर हेडिंग देनी तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन दे दो, चाहो तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन।
ये बेसिक चीजें है, शायद 8 9 10th में पढ़ाई जाती है, पता नहीं किस साल लेकिन जाती है ना। सर वो के का पता था। क्या के का पता था। के का? मतलब ये जो नीचे लिखा है? हाँ वो पता था, 9th में हूँ। अच्छा पता था, मुझे लगा बता दो ये क्या है। ठीक है, हाँ सर, के इक्वल लेके प्रूव कर देंगे अगर मान लो इससे नहीं आ रही है चीजें तो। ठीक है, फिर सर वो m और n कांस्टेंट टर्म्स है क्या? हाँ कांस्टेंट्स है वो। फिर उसके बाद कंपोनेंट देख लेते हैं हम। कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन बी। अगर ये a बाई सी, a बाई बी इज इक्वल टू ये है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो यहां से a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी आ जाएगा। तो इसको कहते हैं कंपोनेंडो, है कि नहीं? यस सर। ये कंपोनेंडो हो जाएगा। फिर उसके बाद डिविडेंडो में क्या होता है, माइनस होता है ना। यस सर, a माइनस Yes, बी sir. अपॉन बी इज तो इक्वल टू यहाँ से सी जो माइनस बी डिविडेंडो अपॉन वाला आने वाला है, a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। एंड कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं तो उसमें मतलब ये a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, यहाँ पे c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों है। तो ये देख लो क्वेश्चन में हमें इस तरीके की चीजें गिवन रहेगी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो वहां से हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। क्लियर है? तो उससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो ध्यान रखना, जो टर्म्स वहां पे गिवन है उसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा उसके लिए। सर पहले का स्लाइड दिखा सकते हैं? तो पहले का स्लाइड दिखाए थे। ये कंपोनेंडो है, हो गया। यस सर। यस सर। तो जिनका भी हो गया वो एक क्वेश्चन ये सॉल्व करो तो इससे रिलेटेड। इसमें इसकी हेल्प लेनी है, कंपोनेंडो डिविडेंडो की। डायरेक्टली अगर तुम मल्टीप्लाई करने जाओगे तो वो मल्टीप्लीकेशन देख लो कितना कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। हाँ डिविडेंडो कंपोनेंडो भी बोल सकते हैं ऊपर में, खुद ही देख लो ना, अगर a माइनस बी ऊपर आ रहा है तो इधर c माइनस डी ले लेंगे, क्या ही दिक्कत हो गई। प्लस वाला नीचे भी आ सकता है, लेकिन दोनों जगह माइनस वाला ऊपर आना चाहिए। फिर एक जगह माइनस वाला और दूसरी जगह प्लस वाला वो नहीं चलेगा। आया किसी का?
सर 1 मिनट। ओके यस सर। आ गया? यस सर। क्या आ रहा है? 0 आए। 0 और चलो देखो इसको कैसे देखते, पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इस फॉर्म में, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, या तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। तो ऊपर में देखो तुम, जब हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां से एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, एंड नीचे में एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर में सॉरी माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, बताओ। यस सर। अब ये वाला Yes. कंपोनेंट और डिविडेंड वाला फॉर्म दिख रहा है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। बोलो। यस सर। तो वहां से हम Yes, sir. डायरेक्टली a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी लिख सकते हैं। इसका मतलब यस सर। एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो Yes, अब sir. क्रॉस Yes, मल्टीप्लाई sir. अब कर लेंगे, अब थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया ये, अब करेंगे तो ये x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये देख लो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये x की पावर 4 x की पावर 4 गया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो तुम बताओ क्या ये पॉसिबल होगा क्या? कभी 0 होगा या किसी रियल x के लिए? No, sir. Impossible. नो करो। सर। सॉल्व किया हमने, ये मिल गया हमें। अब ये किसी रियल x के लिए 0 होगा ही नहीं, या तो हम बोलेंगे दूसरे टर्म्स में ये x में क्वाड्रेटिक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा तो कोई रियल x मिलेगा क्या? इमेजिनरी। सर। इमेजिनरी No. रूट्स आएंगे, तो यहाँ पे नो रियल वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल। x इज पॉसिबल, देयरफॉर यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या आएगा? इमेजिनरी रूट। पाई रे। कोई चीज अगर इसको सेटिस्फाई करने वाली हमें मिल ही नहीं रही है तो उस केस में x कैसे में किस में बिलोंग करेगा? 5। और सॉल्यूशंस कितने होंगे इसके? 0, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, यस सर। यस तो कंपाउंड और डिविडेंडों की हेल्प कहाँ पे लेनी है? उसको और इजीली सिंप्लीफाई करने के लिए, वरना करने के लिए तो क्रॉस अरेंज मल्टीप्लाई भी करना है कर ना सकते। उसको उस फॉर्म में। हाँ, मैं मेन जो क्वेश्चन है उसको बस उसमें अरेंज करना है ना उस फॉर्म में। अरेंज करना है, उसको देखते हुए क्वेश्चन को हर बार कंपोनेंट और डिविडेंडो में कन्वर्ट हो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ऐसे कोई बड़ी बड़ी चीजें दिखती है तो उसमें ज्यादातर ऐसे होते चांसेस कि वो कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो थोड़ी हालत खराब हो जाएगी। आंसर तो आ जाएगा, कैंसल आउट होके फाइनली वही बनने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लेकिन वो दिक्कत देगा सॉल्व करते। सर लास्ट स्टेटमेंट समझ में नहीं सर इतना। कौन सी? लास्ट स्टेटमेंट। अरे इसमें इसका डिस्क्रिमिनेंट
या तो तुम डायरेक्टली भी देख सकते हो, क्या ये कभी 0 होगा क्या किसी रियल x के लिए? ये x² 0 या 0 से बड़ा होगा और उसमें +1 करेंगे तो वो कभी 0 हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब नो रियल वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल। इसका मतलब x कैसा होगा? पाई, है कि नहीं? Yes. तो क्लियर है कंपाउंड और डिविडेंडो का यूज कैसे किया जाता है? यस सर। सर लास्ट वाला स्लाइड दिखाओ ना। हाँ ये लो। हो गया? हो गया सर। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल डाल दो हेडिंग, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक जब स्टार्ट होगा तो उसमें मैंने बताऊंगा ये, अभी इसको ध्यान से सुन लो, क्योंकि क्वाड्रेटिक की स्टार्टिंग ही इससे होती है। पॉलिनोमियल क्या होता है हमें जानना होता है पहले, लेकिन अभी सर ये फैक्टर थ्योरम, इंटरवल्स के पार्ट है क्या? नहीं नहीं, ये अभी फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम देख रहे हैं, ठीक है? उसके लिए पॉलिनोमियल का जरूरी, क्योंकि हम जो फैक्टराइज करने वाले हैं वो पॉलिनोमियल्स को ही करने वाले हैं, तो उसके तरीके होते हैं करने के। तो उसमें पहले वो क्या होता है पता होना चाहिए, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन तो लिखो इसमें, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म f of x is equal to an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 is equal up to a naught, up to dash 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 up to a naught is called as polynomial of degree n, polynomial of degree n if an not equal to 0 and n belongs to whole number। मतलब ये जितनी भी x की पावर्स आ रही है यहाँ पे वो सारी की सारी होल नंबर्स होनी चाहिए, एंड यहाँ पे डिग्री n का पॉलिनोमियल हमें इसको बनाना है। मीन जो हाईएस्ट पावर होती है ना x की, उसको हम उसकी डिग्री कहते हैं। तो अगर x की पावर n है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री n है, मतलब पावर n है, और इसको डिग्री n का हमें बनाना है, तो an का नॉन जीरो होना मस्ट है, क्योंकि अगर an ही जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, और उस केस में हम उसको डिग्री n का बोल ही नहीं पाएंगे। तो फिर वो डिग्री n-1 का हो सकता है। अगर ये n-1 जीरो नहीं होगा तो ये भी जीरो हो गया तो और नीचे चले जाएंगे।
लेकिन अगर ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो an नॉट इक्वल टू 0 होगा। एंड पॉलिनोमियल के लिए ये सारी पावर्स कैसी होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। एंड यहाँ पे ये जो an n-1 इनको कहते हैं कोएफिशिएंट्स। an an-1 an-2 up to a0 are called as coefficients, एंड उसमें भी ये जो an होता है इसको कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, इसको कहते हैं हम लीडिंग कोएफिशिएंट। ये जो an होता है उसको कहते हैं हम लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये होता है हमारा पॉलिनोमियल। x की सारी पावर्स होल नंबर होनी चाहिए और डिग्री n का पॉलिनोमियल है तो उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो और उसको कहते हैं हम लीडिंग कोएफिशिएंट। और यहाँ पे ध्यान रखना, मोनिक पॉलिनोमियल अगर बोला जाता है, मोनिक कहीं पे वर्ड आता है तो उसमें कोएफिशिएंट 1 होता है। वैसे वो मेंशन करके दे देंगे कोएफिशिएंट क्या रहेगा, ऐसा कहीं पे मिलता है, कहीं पे मैंने देखा था, वो आएगा भी शायद। अरे पहले ये तो देख लो जयदीप, तुम जो चल रहा है उसकी टेंशन मत लो तुम, पहले ये बताओ ये क्लियर है? यस सर। यस सर। सर हाँ सर वो an इज इक्वल टू लीडिंग कोएफिशिएंट है, उसमें वो n क्या है सर? अरे वो रिप्रेजेंट an, जैसे हमें n कोएफिशिएंट्स लेने हैं ना, तो उसके लिए वो n है, a0 a1 a3 अप टू an तक जाते हैं ना नीचे लिखते हुए। यस तो वो ऐसे होल नंबर बोल लो तुम उसको, क्योंकि मेंशन करके दिया गया है ना n होल नंबर। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड ऑल्सो फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज polynomial expression and also find out डिग्री एंड लीडिंग कोएफिशिएंट अगर होगा तो। ठीक है, ऑल्सो फाइंड आउट डिग्री एंड कोएफिशिएंट। f of x is equal to आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन and find out degree and coefficient, leading coefficient if it is polynomial। ठीक है, सर एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करोगे क्या? अरे अभी मैंने थोड़ा 2 बार तो रिपीट किया, क्या कर रहे हो तुम लोग? इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, एंड अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसमें उसकी डिग्री एंड कोएफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट।
ये आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? प्रॉपर्टी आ रही है। आ रही है हाँ ठीक है, तो जल्दी बताओ। पहला पहला बताओ, पॉलिनोमियल है क्या? यस यस सर एक्स की जहाँ जितनी पावर से सारी होल नंबर है, यहाँ पे 1 है मीन्स एक्स की पावर 0 है, होल नंबर है। कितने डिग्री का है? 1 1 डिग्री का है। डिग्री 1 का है। लीडिंग कोएफिशिएंट 2 2 ऐसे लिख रहा हूँ, उसके लिए लीडिंग कोएफिशिएंट के लिए 2 है। ये वाला बताओ डिग्री पॉलिनोमियल है क्या, पहले बताओ। यस यस सर यस सर डिग्री यस सर 3, लीडिंग डिग्री कोएफिशिएंट 2 2। ये वाला बताओ पॉलिनोमियल है क्या? यस सर यस सर एक्सपांड करो उसको, मिल जाएगा तुम्हें वो डिग्री। बताओ कितनी आती है? 2 सर 2 आएगी, क्योंकि जब एक्सपांड करके लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब यहाँ पे देख लो, हाईएस्ट पावर 2 है, उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, 1। ये बताओ ये है क्या? यस सर डिग्री 3 3 मल्टीप्लाई करके देख लो। मल्टीप्लाई जब तुम करोगे तो एक्स क्यूब आएगा वहां पे, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर आएगा, उसका कोएफिशिएंट जो आता है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो बस डिग्री एंड लीडिंग कोएफिशिएंट बताना है। तो डिग्री 3 है और लीडिंग कोएफिशिएंट 1 ये वाला बताओ पॉलिनोमियल है क्या? सर नो सर क्योंकि यहाँ पे ये सेकंड, पहले वाले की तो पावर चलो होल नंबर है, अगले वाले की है क्या? -2 -2 है, नेगेटिव, नेगेटिव होता तो इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो इसको हम अलजेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं, पॉलिनोमियल नहीं। और ये जितने भी यहाँ पे मैंने गिवन है ना, गिवन है ये जो जितने भी 5 लिखे हैं, ये इन सबको हम अलजेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं, इन सबको अलजेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ से बताओ, क्या एवरी अलजेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल होगा क्या? नो लेकिन एवरी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक होगा क्या? यस सर यस सर ध्यान रखना, अगर पावर निगेटिव में आ रही है, कुछ फ्रैक्शन में आ रही है पावर्स, तो उस केस में वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, अलजेब्रिक। वो फिर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, वो अलजेब्रिक फंक्शन है। पावर फ्रैक्शन में, पावर निगेटिव, इस तरीके की चीजें हो रही है तो ठीक है। लेकिन अगर पावर होल नंबर है सारे एक्स की, तो वो पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर, लेकिन उसके पहले हाँ बोलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। उसके पहले लेकिन ये हमें पता होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, सभी लोगों को पता है ना? यस सर यस सर क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर सर हेडिंग क्या डाले? प्लस रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर का आर। तो ये पहले ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर, पहले रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, अब यहाँ पे ये जो डिविडेंड का डी है वो भी एक पॉलिनोमियल होगा, यहाँ पे सारी चीजें पॉलिनोमियल है। डिविडेंड एक पॉलिनोमियल है, डिवाइजर भी एक पॉलिनोमियल होगा, और डिवाइड करने के बाद ये क्वोशिएंट आएगा वो भी एक पॉलिनोमियल, और जो रिमाइंडर आएगी वो भी एक पॉलिनोमियल रहेगी, ठीक है। नंबर के लिए भी ये वैलिड है और
पॉलिनोमियल्स के भी पॉलिनोमियल्स के लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम सबसे पहले हम देख रहे हैं। इफ लिखो, इफ polynomial f of x is divided by x minus a, then f of a is equal to 0. F of a is equal to 0 is remainder, एक मिनट, f of a is equal to 0 क्यों? f of a सिर्फ, then f of a is remainder। ये रिमाइंडर थ्योरम है और ये आता कैसे देख लो। अब यहाँ पे f of x को हम डिवाइड कर रहे हैं, पॉलिनोमियल है f of x, उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे? x माइनस a से। तो कुछ ना कुछ इसका क्वेश्चन आएगा, है कि नहीं? कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा सर, और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाएगी, है कि नहीं? तो इस तरीके से हमने इसको लिखा। और जब हम x की जगह पे a पुट करते हैं, x की जगह पे जब a पुट करते हैं, तो तुम ये बताओ ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी? जीरो। तो देख लो, हमें रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ a मिला। तो इसका मतलब अगर पॉलिनोमियल f ऑफ x को हम x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, तो f ऑफ a उसकी क्या होगी? रिमाइंडर होगी। क्लियर है? यस सर। एक बार repeat कर दीजिए, क्या? रिपीट कर दीजिए लास्ट वाले। अरे बस सिंपली पुट करना है ना x की जगह पे। ये तो इसी से लिखा है मैंने, डिविडेंड एक पॉलिनोमियल था, उसको डिवाइड कर रहा है किससे? x माइनस a से। तो ये डिवाइजर, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगी, तो उस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब मैंने x की जगह पे a पुट कर दिया, तो ये तो टर्म क्या हो जाएगी? a माइनस ए, दिख रही है ना क्लियरली, a माइनस ए। अगर x की जगह पे a पुट किया तो वो 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0। तो यहाँ से रिमाइंडर ही तो f ऑफ a बचता है। ठीक है? यस सर। चलो, ये हो गई हमारी रिमाइंडर थ्योरम। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। अब उसके बाद है फैक्टर थ्योरम। अब ध्यान से सुनना, ये भी उसी तरीके से आता है फैक्टर थ्योरम। अब तुम ये बताओ, अगर ये डिवाइजर फैक्टर हो जाता है, डिवाइजर अगर डिविडेंड का फैक्टर हो जाता है, तो रिमाइंडर कितनी आएगी? 0। आएगी। 0। ये क्लियर है ना सभी को? अगर फैक्टर ही हो गया डिविडेंड का डिवाइजर, तो रिमाइंडर तो 0 आनी है कि नहीं? तो देखो, यस सर। if x minus a, if x minus a is factor of f of a, f of x, if x minus a is factor of f of x, then remainder means f of a कितना होगा? बताओ। रिमाइंडर 0 आएगा सर, वो सब डिवाइड हो जाएगा इसलिए ना। हाँ, वो डिवाइड हो जाएगा ना, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा f ऑफ x, x माइनस a से।
डिवाइड फैक्टर है तो इसकी वजह से रिमाइंडर, और रिमाइंडर को ही हमने क्या लिखा है रिमाइंडर थ्योरम में, एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। तो उसी से बताओ, अगर मैं ये लिखता हूं इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देन क्या लिख सकते हैं बताओ? देन सर x minus a is factor X minus a equal to x minus a is factor of polynomial. सही है। देन x minus a is factor of f of x। ध्यान रखना दोनों तरीके से यूज करना है हमें इसको। अगर x माइनस ए फैक्टर है तो रिमाइंडर 0, और अगर हमें f ऑफ a 0 गिवन है तो x माइनस एफ ऑफ x का क्या रहेगा, फैक्टर रहेगा, है कि नहीं? तो क्लियर है फैक्टर थ्योरम? यस यस सर। yes sir यस सर सर हाँ बोलो। सर वो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 मतलब एफ ऑफ रिमाइंडर है ना सर वो? हाँ रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर थ्योरम में देखो एफ ऑफ ए तो रिमाइंडर निकाली थी हमने, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। चलो, तो ये हो गए हमारे 2 थ्योरम्स। इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आज के लिए होमवर्क में डीपीपी नंबर 4 तो तुम कर लो, वहां पे उसका थ्योरी पार्ट देख के, ठीक है, क्योंकि उसमें फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम ही है। कल के लेक्चर में और क्वेश्चंस तो क्या ही लेंगे, वो डिस्कशन के थ्रू ही इसके क्वेश्चंस हम देख लेंगे, ठीक है। okay sir एंड और 1-2 क्वेश्चंस लिखो। तुमने बोला था ना प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस आता है, तो आइडेंटिटीज का एंड उसका कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस है। तो ये है √7 माइनस 4√3 इज इक्वल टू है a प्लस बी इंटू √3। तो हमें a एंड b फाइंड आउट करना है। फाइंड a एंड b। फिर उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे 3 प्लस √3 प्लस अंडर रूट के अंदर अभी √1 4 प्लस 2√3 4 प्लस 2√3 ये आता है a प्लस b इंटू √3 के इक्वल। देन फाइंड a एंड b। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसको भी करके आना कल। तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो आज के इस Yes, लेक्चर में sir. कोई डाउट? no sir नो सर। ठीक है, तो डीपीपी नंबर A4 भी सॉल्व करना। उसमें जो डाउट रहेंगे हम वो वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। तो फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम वहीं पे क्लियर हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस भी है उसको भी हम ले लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म होके हमारा इंटरवल शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके पहले वो क्यूबिक एंड उसको फैक्टराइज करना भी हमें देखना है। तो स्टार्टिंग जस्ट हो जाएगी इंटरवल की, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही है। ओके बाय सर। बाय बाय। bye sir thank